मेरा नाम राज है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ खेत हैं, ट्रैक्टर हैं और लस्सी के बड़े बड़े गिलास हैं। जिंदगी सीधी सादी थी, पर मेरे सपने बड़े थे। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर जैसा कि आजकल होता है, अच्छी नौकरी की तलाश मुझे मुंबई ले आई। यह शहर, जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं, मेरे लिए बिल्कुल नया था। यहाँ की लोकल ट्रेन की भीड़, ऊंची ऊंची इमारतें और कभी न सोने वाली रातें, सब कुछ मेरे गांव से बहुत अलग था। शुरू शुरू में तो मन ही नहीं लगता था। घर की याद आती थी, माँ के हाथ के परांठे याद आते थे और दोस्तों के साथ की मस्ती भी। मुंबई में मेरा ठिकाना एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट था, जिसे मैं एक और लड़के के साथ शेयर करता था। दिन ऑफिस की भाग दौड़ में निकल जाता, लेकिन शामें बहुत अकेली होती थी। ऑफिस के लोग अच्छे थे, पर सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। वीकेंड पर मैं अक्सर जुहू बीच पर जाकर बैठ जाता और समंदर की लहरों को देखता। सोचता था कि ये लहरें भी मेरी तरह हैं, कहीं दूर से आती हैं और किनारे से टकराकर फिर खो जाती है। इस बड़े से शहर में मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा था। पंजाब का वो खुलापन, वो अपनापन यहाँ कहाँ था। यहाँ तो हर कोई एक दौड़ में था, एक ऐसी दौड़ जिसमें कोई किसी के लिए रुकता नहीं। धीरे धीरे मैं मुंबई की रफ्तार से कदम मिलाने की कोशिश करने लगा। मैंने लोकल ट्रेन में धक्का खाना सीख लिया, बड़ा पाव को अपना दोस्त बना लिया और ट्रैफिक में घंटों फंसे रहना भी सीख लिया। लेकिन दिल के अंदर का खालीपन जस का तस था। काम और घर के बीच जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई थी। कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं, अपनी परेशानियां बांट सकूं। दोस्तों से फोन पर बात होती थी, पर वो भी कितनी देर। हर किसी की अपनी जिंदगी थी। मुझे एक साथी की, एक दोस्त की कमी बहुत खलती थी। कोई ऐसा जो इस अजनबी शहर में मुझे समझे, मेरी सुने। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरे लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक जरिया बन गए थे। मैं लोगों की तस्वीरें देखता, उनके खुशहाल जीवन को देखता और सोचता कि क्या मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसी खुशी आएगी। यह एक तरह से मेरे लिए एक पलायन था, अपनी असल जिंदगी की तन्हाई से भागने का एक रास्ता। मुझे नहीं पता था कि यह डिजिटल दुनिया जल्द ही मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाली है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जो मुझे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाला था। एक शाम ऑफिस से थक हार कर घर लौटा, मैं यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। तभी मेरी नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी। प्रोफाइल पिक्चर में एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उसका नाम रिया था। उसकी प्रोफाइल पब्लिक थी और तस्वीरों से लग रहा था कि वह मुंबई में ही रहती है। उसकी तस्वीरों में मुंबई की जानी पहचानी जगहें थीं, लेकिन उसके देखने का अंदाज कुछ अलग था। वह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वह एक कहानी कह रही थी। मैंने हिम्मत करके उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। सच कहूं तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वह रिक्वेस्ट स्वीकार करेगी, क्योंकि उसकी प्रोफाइल काफी प्रभावशाली लग रही थी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब अगले ही दिन सुबह मैंने देखा कि उसने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है। मेरा दिल जोर से धड़का। यह एक छोटी सी बात थी, पर मेरे जैसे अकेले इंसान के लिए यह बहुत बड़ी थी। मैंने सोचा कि अब क्या करूं? क्या उसे मैसेज करूं? क्या लिखूं? पंजाब का सीधा सादा लड़का, मुझे लड़कियों से बात करने का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। बहुत सोचने के बाद मैंने उसकी एक तस्वीर पर एक सामान्य सा कमेंट किया। बहुत सुंदर तस्वीर है। यह सबसे सुरक्षित तरीका लगा, न ज्यादा आगे बढ़ना, न पीछे रहना। मुझे लगा कि शायद वह इसका जवाब भी न दे। आखिर उसके हजारों फॉलोअर्स थे। लेकिन उसने जवाब दिया। उसने लिखा, धन्यवाद, और साथ में एक स्माइली भी भेजी। बस फिर क्या था, मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई। मैंने उसे एक सीधा मैसेज भेजने का फैसला किया। मैंने लिखा, हाय, मेरा नाम राज है। मैंने देखा कि आप भी मुंबई में रहती हैं। मैं यहाँ नया हूँ, पंजाब से आया हूँ। मैंने मैसेज भेज तो दिया, पर दिल में एक डर भी था कि कहीं वह मुझे अजीब न समझे। पर उसने तुरंत जवाब दिया, हाय राज, मुंबई में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है हमारा शहर? उसकी तरफ से आए इस दोस्ताना जवाब ने मेरी सारी झिझक मिटा दी। यहीं से हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हम रोज चैट करने लगे। पहले तो काम और मुंबई के बारे में सामान्य बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होने लगी। हम अपनी पसंद नापसंद, अपने सपने और अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें एक दूसरे से साझा करने लगे।
मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और आत्मविश्वासी दिखने वाली रिया भी अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं अकेली थी। उसने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसका पति बिजनेस के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता है। उसकी बातों से मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ। लगा कि कोई है जो मेरे अकेलेपन को समझता है। लगभग 2 हफ्ते की लगातार चैटिंग के बाद हमारे बीच एक सहजता आ गई थी। हम अब एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। हम सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात के गुड नाइट तक जुड़े रहते थे। उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी थीं। वह बहुत समझदार और मजाकिया थी। एक दिन चैट करते करते उसने अचानक पूछा, राज, हम कब मिल रहे हैं? यह सवाल मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैं उससे मिलना तो चाहता था, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके इस सीधे सवाल से मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, जब आप कहें। मुलाकात की योजना बनना शुरू हुई। हमने जगह और समय पर चर्चा की। उसने सुझाव दिया कि हम किसी शांत कैफे में मिल सकते हैं, जहां हम आराम से बात कर सकें। हमने बांद्रा में एक छोटे से युथनोम कैफे को चुना। दिन तय हुआ शनिवार की शाम का, क्योंकि अगले दिन हम दोनों की छुट्टी थी। जैसे जैसे मिलने का दिन करीब आ रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उत्साहित भी था और घबराया हुआ भी। मैं कैसा दिखूंगा? मैं क्या बात करूंगा? क्या वह असल में भी वैसी ही होगी जैसी तस्वीरों में दिखती है? क्या मैं उसे पसंद आऊंगा? ऐसे हजारों सवाल मेरे मन में घूम रहे थे। लेकिन मुलाकात से ठीक एक दिन पहले, यानी शुक्रवार की शाम को, योजना में एक बड़ा बदलाव आया। रिया का मैसेज आया, राज, एक आइडिया है। क्या तुम कल कैफे की जगह मेरे घर आ सकते हो? यह पढ़कर मैं हैरान रह गया। किसी से पहली बार मिलना, और वो भी उसके घर पर, यह थोड़ा अजीब था। मैंने अपनी झिझक जाहिर की, क्या यह ठीक रहेगा? उसने जवाब दिया, अरे डरो मत, मेरे पति शहर से बाहर गए हुए हैं, कल रात ही वापस आएंगे। घर पर कोई नहीं होगा, हम शांति से बात कर पाएंगे। बाहर के शोर शराबे से बेहतर है। उसकी बात में दम तो था, पर मेरा मन थोड़ा आशंकित था। बहुत सोचने के बाद मैंने हाँ कह दिया। रोमांच का एहसास डर पर हावी हो गया। उसने मुझे अपने घर का पता भेजा, जो अंधेरी में एक अच्छी सोसाइटी में था। उसने शाम 7 बजे का समय तय किया। अब मेरी घबराहट और भी बढ़ गई। अब यह सिर्फ एक कैफे डेट नहीं था, मैं पूरी रात ठीक से सो रहा था। मेरे दिमाग में मुझे जाना चाहिए, लेकिन दिल कह रहा था कि एक बार तो मिलना चाहिए। आखिर जिंदगी में कुछ अनुभव तो ऐसे होने ही चाहिए जो कहानी बन सके, और यह मुलाकात एक कहानी की शुरुआत लग रही थी। शनिवार की शाम मैं तैयार होकर अंधेरी के लिए निकला। मैंने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी थी, बाल ठीक से बनाए थे और थोड़ा परफ्यूम भी लगाया था। मेरे दिल की धड़कन किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह तेज चल रही थी। ऑटो में बैठे बैठे मैं बस यही सोच रहा था कि सब कुछ ठीक से हो जाए। जब मैं उसकी बताई हुई सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि वह एक बहुत ही पॉश और सुरक्षित जगह थी। गार्ड ने इंटरकॉम पर कंफर्म करने के बाद ही मुझे अंदर जाने दिया। लिफ्ट से उसके फ्लोर पर पहुंचते हुए मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मैंने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई और मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। दरवाजा खुला और सामने रिया खड़ी थी। वह तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने एक सिंपल सी नीले रंग की ड्रेस पहनी थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसे देखकर मेरी सारी घबराहट एक पल के लिए गायब हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाय राज, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी जिसने मुझे तुरंत सहज महसूस कराया। मैं थोड़ा झिझकते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसका घर बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। दीवारों पर मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स थीं, फर्नीचर बहुत सुरुचिपूर्ण था और हर कोने में एक नफासत थी। घर का माहौल बहुत शांत और आरामदायक था। उसने मुझे सोफे पर बैठने को कहा और खुद किचन में चली गई। मैं सोफे पर बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। लिविंग रूम की बड़ी सी खिड़की से बाहर मुंबई शहर की रोशनी दिख रही थी। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। मैं उत्साहित था, नर्वस था और थोड़ा डरा हुआ भी था। मैं सोच रहा था कि हमारी बातचीत कैसी होगी। क्या हम उसी तरह घुल मिलकर बात कर पाएंगे जैसे हम चैट पर करते थे? क्या यह मुलाकात मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? तभी वह पानी का गिलास लेकर आई और मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने बातचीत शुरू की, तो कैसा लगा मेरा घर? मैंने कहा, बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। ये कहते ही मैं थोड़ा शर्मा गया, पर उसे यह सुनकर अच्छा लगा।
वह हंस पड़ी और उसकी हंसी से पूरे कमरे का माहौल और भी हल्का हो गया। हमने मुंबई के ट्रैफिक, ऑफिस की राजनीति और अपने अपने होम टाउन के बारे में बातें शुरू की। धीरे धीरे मेरी घबराहट कम होती गई और मैं सहज होने लगा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। माहौल बहुत आरामदायक था और मुझे लगने लगा था कि यहाँ आना मेरा सही फैसला था। जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी, हम और भी खुलते गए। हमने अपने सपनों, अपनी असफलताओं और अपनी जिंदगी के डर के बारे में बात की। उसने बताया कि कैसे शादी के बाद भी वह खुद को अकेला महसूस करती है, क्योंकि उसका पति अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है। मैंने भी उसे अपने अकेलेपन और मुंबई में एडजस्ट करने की अपनी चुनौतियों के बारे में बताया। हमारी कहानियां अलग थीं, लेकिन हमारी भावनाएं एक जैसी थीं, अकेलेपन की भावना। हम दोनों एक दूसरे की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और समझ रहे थे। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये दो आत्माओं का मिलन था जो एक ही नाव में सवार थी। बातचीत के बीच में उसने अचानक एक अजीब सी फरमाइश की। उसने कहा, राज, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? पास की दुकान से एक व्हिस्की की बोतल ले आओगे। मेरा पीने का मन कर रहा है और घर पर खत्म हो गई है। मैं यह सुनकर चौंक गया। एक शादीशुदा औरत जो घर पर अकेली है, मुझसे व्हिस्की लाने के लिए कह रही थी। यह मेरे लिए बहुत ही अप्रत्याशित था। मेरे पंजाब के संस्कारों में यह बात फिट नहीं बैठ रही थी। एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। मेरे चेहरे पर आए असमंजस के भाव को उसने शायद पढ़ लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, इतना क्या सोच रहे हो? कभी कभी थोड़ा अलग हटकर कुछ करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे पति को पीने की आदत नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी अकेले ही पी लेती हूँ जब वो बाहर होते हैं। ये बस रिलैक्स करने का एक तरीका है। उसकी बातों में एक बेबाकी थी, एक ईमानदारी थी। मैंने सोचा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। मुंबई जैसे शहर में यह सब शायद आम बात हो। मैंने फैसला किया कि मैं उसकी बात मानूंगा। मैं उठा, पास की वाइन शॉप पर गया और एक अच्छी सी व्हिस्की की बोतल ले आया। जब मैं वापस आया तो उसने बर्फ और 2 गिलास पहले से ही तैयार रखे थे। उसने 2 पैक बनाए, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन उसके जोर देने पर मैंने भी गिलास उठा लिया। हमने अपने गिलास टकराए और पीना शुरू किया। व्हिस्की के घूंट के साथ हमारी बातें और भी गहरी और बेबाक होती गई। अब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं था, कोई झिझक नहीं था। हम अपनी जिंदगी के उन रहस्यों पर बात कर रहे थे जो हमने कभी किसी को नहीं बताए थे। वह माहौल बहुत ही अजीब था। एक तरफ एक शादीशुदा औरत थी, दूसरी तरफ मैं, एक अकेला लड़का, और हमारे बीच व्हिस्की के 2 गिलास और ढेर सारी अनकही बातें। जैसे जैसे रात गहराती गई और व्हिस्की अपना असर दिखाने लगी, माहौल और भी तीव्र होता गया। हमारी बातचीत अब सतही नहीं रही थी। हम एक दूसरे की आत्मा में झांकने की कोशिश कर रहे थे। उसने मुझे अपने शादीशुदा जीवन की उन सच्चाइयों के बारे में बताया जो बाहर से किसी को नजर नहीं आती। उसने बताया कि कैसे प्यार और साथ के अभाव में एक रिश्ता सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है। उसकी आंखों में एक उदासी थी, एक खालीपन था जिसे वह अपनी मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी कहानी सुनकर मुझे उसके लिए सहानुभूति महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मेरे मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ मुझे उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा था। उसकी कंपनी मुझे अच्छी लग रही थी। हम हंस रहे थे, गंभीर बातें कर रहे थे और एक दूसरे को समझ रहे थे। ये एक रोमांचक अनुभव था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दूसरी तरफ मेरे अंदर एक डर भी था। मैं एक शादीशुदा औरत के घर पर रात में उसके साथ अकेला था। मेरे संस्कार मुझे बार बार कह रहे थे कि यह गलत है। मैं किसी के भरोसे को तोड़ रहा था, भले ही वह आदमी यहां नहीं था। यह डर और रोमांच का एक अजीब संगम था जो मेरे दिल और दिमाग पर हावी हो रहा था। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैंने कहा, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, इतनी रात को कहां जाओगे? ऑटो मिलना भी मुश्किल होगा, तुम यहीं रुक जाओ, गेस्ट रूम खाली है। उसका यह प्रस्ताव मेरे लिए एक और झटका था। मैं क्या जवाब दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरा मन कह रहा था कि तुम ठीक नहीं है, लेकिन मेरे कदम भी वहां से उठ नहीं रहे थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, एक अनकहा आकर्षण था।
जो मुझे वहां रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। आखिरकार मैंने अपना फैसला लिया। ये एक कमजोर पड़ गया फैसला था, या शायद रोमांच की जीत थी। मैं नहीं जानता। इसने मुझे रेस्टोरेंट में जो बहुत ही साफ सुथरा था, मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ बस छत को घूर रहा था। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। मैं क्या कर रहा हूँ? इसका अंजाम क्या होगा? क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ? मेरे अंदर का डर और रोमांच आपस में लड़ रहे थे। वह रात शायद मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे उलझन भरी रातों में से एक थी। मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया, बस करवटें बदलता रहा और मन में चल रही उथल पुथल से जूझता रहा। जब सुबह खिड़की से सूरज की पहली किरण मेरे कमरे में आई तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर सच्चाई का तमाचा मारा हो। रात का नशा और रोमांच अब उतर चुका था और दिन के उजाले में हकीकत मेरे सामने खड़ी थी। मैं एक पराये घर में था, एक शादीशुदा औरत के घर में, जिसके पति के आने का समय हो रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट और अपराध बोध पैदा हो गया। मुझे तुरंत वहां से निकलना था, इससे पहले कि कोई और मुझे देख ले। मैं चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला। लिविंग रूम खाली था। मैंने देखा कि रिया सोफे पर ही सो गई थी। शायद व्हिस्की का असर था। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, लेकिन मुझे अब वह सब कुछ गलत लग रहा था। मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर बस इतना लिखा, धन्यवाद राज। मैं उसे बिना जगाए दबे पांव घर से बाहर निकल गया। सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी तो मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ। मैं जल्दी से एक ऑटो पकड़कर अपने फ्लैट की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते में बस यही सोचता रहा कि मैंने रात को रुककर कितनी बड़ी गलती की। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। मेरा सिर भारी था और मेरा मन सवालों से भरा हुआ था। यह सब क्या था? क्या यह सिर्फ दो अकेले लोगों का एक दूसरे में सहारा ढूंढना था, या इससे कुछ ज्यादा था? क्या मैंने उसके भरोसे का फायदा उठाया, या उसने मेरे अकेलेपन का? क्या हमारी भावनाओं में कोई सच्चाई थी, या यह सब सिर्फ व्हिस्की और एक रात का असर था? मैं रिया के बारे में सोच रहा था। जब वह उठेगी और मुझे वहां नहीं पाएगी तो वह क्या सोचेगी? क्या वह मुझसे नाराज होगी, या वह समझेगी कि मेरा जाना ही सही था? इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे अंदर एक अपराध बोध था, एक शर्मिंदगी थी। मुझे लग रहा था कि मैंने अपने सिद्धांतों और अपने संस्कारों के साथ समझौता किया है। पंजाब का वो सीधा सादा लड़का जो बड़े सपने लेकर मुंबई आया था, आज खुद को एक नैतिक चौराहे पर खड़ा पा रहा था। यह अनुभव मेरे लिए एक आईने की तरह था, जिसने मुझे मेरे ही व्यक्तित्व के एक ऐसे हिस्से से मिलवाया था जिससे मैं अनजान था। मुझे यह एहसास हो रहा था कि इंसान कितना भी सीधा और सरल क्यों न हो, परिस्थितियां और अकेलापन उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर सकते हैं। उस घटना के बाद कई दिन बीत गए। मेरा मन बहुत अशांत था। मैं न तो काम में ध्यान लगा पा रहा था और न ही किसी और चीज में। बार बार वही रात मेरी आंखों के सामने घूम जाती थी। रिया का चेहरा, उसकी बातें, उसकी उदासी और फिर मेरा वो फैसला, सब कुछ एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया, पर कुछ नया नहीं था। उसका कोई मैसेज या कॉल भी नहीं आया था। एक तरफ से यह अच्छा था क्योंकि मैं नहीं जानता था कि अगर उसका फोन आता तो मैं क्या कहता, लेकिन दूसरी तरफ यह चुप्पी मुझे और भी बेचैन कर रही थी। मैंने खुद से सवाल करना शुरू किया, मैं इस रिश्ते से क्या चाहता था? क्या मैं सच में उसके करीब जाना चाहता था, या मैं सिर्फ अपने अकेलेपन का इलाज ढूंढ रहा था? मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि मैं अकेला था, और शायद इसी अकेलेपन ने मुझे उस स्थिति में धकेल दिया था। रिया भी अकेली थी। हम दोनों ही एक खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या किसी और के रिश्ते की नींव पर अपनी खुशी की इमारत खड़ी करना सही है? मेरा ज़मीर मुझे बार बार कचोट रहा था। मुझे एहसास हुआ कि रोमांच और भावना के बहाव में बहकर मैंने एक गलत रास्ते पर कदम रख दिया था। इस घटना ने मुझे आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचना शुरू किया कि मैं अपनी जिंदगी से असल में क्या चाहता हूँ। क्या मैं ऐसी अस्थायी खुशियों के पीछे भागना चाहता हूँ जिनका कोई भविष्य नहीं है, या मैं एक स्थायी और सच्चा रिश्ता बनाना चाहता हूँ जो सम्मान और भरोसे पर आधारित हो? मुझे समझ आया कि अकेलापन एक समस्या है, लेकिन इसका समाधान किसी गलत रिश्ते में ढूंढना उससे भी बड़ी समस्या है। यह आपको क्षणिक खुशी तो दे सकता है, लेकिन अंत में यह आपको और भी ज्यादा खाली और टूटा हुआ महसूस कराता है। धीरे धीरे
मैंने खुद को इस अपराध बोध से बाहर निकालने की कोशिश की। मैंने फैसला किया कि मैं इस अनुभव को एक सबक की तरह देखूंगा, एक गलती की तरह नहीं। यह मेरे लिए एक वेकअप कॉल था। मैंने तय किया कि मैं अपने अकेलेपन से भागने की बजाय उसका सामना करूंगा। मैंने अपने शौक पर ध्यान देना शुरू किया, नए दोस्त बनाने की कोशिश की और अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। मैंने रिया से दोबारा संपर्क करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि हम अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। मैं अब भी मुंबई में हूं, लेकिन अब मैं वह पंजाब का भोला भाला लड़का नहीं हूं। उस एक रात के अनुभव ने मुझे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया, शायद उतना जितना मैं कई सालों में भी नहीं सीख पाता। यह अनुभव मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने मुझे एक व्यक्ति के रूप में परिपक्व बनाया। इसने मुझे रिश्तों, अकेलेपन और इंसानी भावनाओं की जटिलताओं के बारे में एक गहरी समझ दी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे उस घटना पर पछतावा नहीं होता, बल्कि मैं उसे एक सीख के रूप में देखता हूं। सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा वह यह था कि अकेलापन आपको कमजोर बना सकता है और आपसे गलत फैसले करवा सकता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी अकेला महसूस करता है, लेकिन उस अकेलेपन को भरने के लिए किसी गलत रास्ते पर चल पड़ना खुद को और भी बड़े दलदल में फंसाने जैसा है। सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं, तो आपको किसी अस्थायी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सीखा कि अपने शौक को समय देना, अच्छे दोस्त बनाना और अपने काम में मन लगाना अकेलेपन का सबसे अच्छा इलाज है। मैंने यह भी सीखा कि हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक लड़ाई होती है। जो इंसान बाहर से जितना खुश और मजबूत दिखता है, हो सकता है कि वह अंदर से उतना ही टूटा हुआ और अकेला हो। रिया की कहानी ने मुझे सिखाया कि किसी को भी सिर्फ बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए। हर किसी के फैसलों के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई दर्द छिपा होता है। हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ रखनी चाहिए। रिश्ते सिर्फ प्यार और रोमांस का नाम नहीं है, वे सम्मान, विश्वास और सही गलत की समझ पर टिके होते हैं। अंत में इस अनुभव ने मुझे खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। इसने मुझे मेरी कमजोरियों और मेरी नैतिक सीमाओं से परिचित कराया। मुझे एहसास हुआ कि सही और गलत के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी आपको अक्सर ऐसे चौराहों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आपको मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन यही फैसले हमें बनाते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। मुंबई ने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दी, इसने मुझे जिंदगी का एक ऐसा सबक दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता।